नमस्कार भाइयों। आज हमारा सेकंड क्लास है उड़ान सीरीज का। और ये एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में डचों का प्रशासन। डचों के प्रशासन से पहले हम डचों के आगमन का और प्रसार के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कार्नेलियस टी हाउटमैन ने वर्ष 1596 में सुमात्रा और बंताम तक पहुंचने वाला पहला डचमैन था। नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन वर्ष 1602 में किया गया था। तो नीदरलैंड में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है 1602 ईस्वी में किया गया था, जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र पर कब्जा करने तथा साथ साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध करने और शामिल करने तक की शक्ति इसमें निहित थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, डच ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास चेन्नई के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया। मतलब पुर्तगालियों से युद्ध हुआ और चेन्नई के नागपट्टनम में वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। अन्य महत्वपूर्ण डच कारखाने जो कि सूरत में 1616 में और बिमिलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल 1645 में, चिंसुरा जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है 1653 में, वारानगर, कासिम बाजार मुर्शिदाबाद के पास है, बालासोर, पटना नागपट्टनम 1658 में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोचीन 1663 में। तो ये जो है महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्रियाँ थी डचों की। वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात तथा कोरोमंडल में कपड़ा एवं रेशम, बिहार से सोरा एवं गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे। नोट क्या है यहाँ पे? तो मुख्य व्यापार नील, कपड़ा, रेशम, सोरा, अफीम और काली मिर्च का इनका मूल व्यापार था। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था। वे रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम में भी रुचि रखते थे। ठीक है। तो डच काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर थे व्यापार में, जो कि उनका मूल केंद्र भी व्यापार था। आगे पढ़ेंगे तो हम इस बारे में जानेंगे। डचों के पतन का क्या कारण था? तो डचों की रुचि जो है साम्राज्य निर्माण में नहीं थी। डच जो थे वो व्यापार में ही अपना जो है दिमाग लगाते थे और व्यापार करते ही करना ही उनका जो है मेन केंद्र बिंदु था। वह व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता जैसे अम्बोयना नरसंहार 1623 इंडोनेशिया जैसी घटनाओं को में देखा गया, बाद में अपने भारतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई। ठीक है। वर्ष 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावे वापस लेने पर सहमत हो गए और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से प्रस्थान कर गए। तो मतलब ये भारत से छोड़ करके 1667 में ये इंडोनेशिया चले गए और वहीं से व्यापार उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तीसरे एंग्लो डच युद्ध। डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। 7 साल के युद्ध के दौरान, सप्तवर्षीय उसको युद्ध बोला जाता है। तो 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और 1759 में हुगली पर जीत हासिल कर ली। ठीक है। हुगली की लड़ाई 1759 में, बेदरा की लड़ाई और चिंसुरा की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है। इसने भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर दिया एवं अंग्रेजों के उत्थान का कारण बनी। और वर्ष 1850 में फ्रांसिस ड्रेक, एक सेकंड यार, रोज ही हो जाता है ऐसा, पता नहीं क्यों हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर देखिए कहाँ पे थे हम। हाँ, वर्ष 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा और वर्ष 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजों की जीत ने अंग्रेजों के उद्यम को एक नई भावना के साथ प्रमुख करके पैदा किया। मतलब यहाँ पर जो है अंग्रेज आगे बढ़ गए और डचों को पीछे यहाँ पर जाना पड़ा। ठीक है। एक सेकंड हो जाइए।
फिर यहाँ पर देखिए डच और डेनिश, फिर यहाँ पर देखिए भारत में डेनिश, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई तंजौर के पास ट्रंक्यूबार 1620 में। डच जो थे ये नीदरलैंड के थे, डेनिश डेनमार्क के थे, दोनों में अंतर है, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया के थे, ओ सॉरी, डच जो है नीदरलैंड के थे और डेनिश डेनमार्क के थे, ठीक है। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और ये तंजौर के ट्रंक्यूबार में 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित किया था। श्रीरामपुर कलकत्ता के पास उनकी सबसे महत्वपूर्ण बस्ती बन गई थी और वाणिज्य या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बजाय मिशनरी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते थे, अर्थात धर्म परिवर्तन पर इनका मूल केंद्र था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और उन्होंने वर्ष 1620 में तंजौर के पास त्रवणकोर या ट्रंकेबार इसको कहा जाता है पहला कारखाना स्थापित किया। कलकत्ता के पास श्रीरामपुर उस समय की सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी और डेनिश वाणिज्यिक राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों में ज़्यादा रुचि रखती थी। ऊपर वाली बात यहाँ पर भी लिखी गई है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे भारत में अंग्रेजी शक्ति या ब्रिटिश शक्ति। प्रारंभिक उद्यम क्या है, तो 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की विश्व यात्रा हुई। 1588 में स्पेनिश आर्मडा पर अंग्रेजी विजय ने ब्रिटिश उद्यम को बढ़ावा दिया और उसके बाद 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने के लिए लंदन के गवर्नर और व्यापारिक कंपनियों को विशेष व्यापारिक अधिकार के रूप में एक चार्टर प्रदान किया था कि आप जाइए और ईस्ट इंडिया के क्षेत्र देशों में जो है आप व्यापार करिए। तो ये लोग व्यापार करने आए थे यहाँ पे। प्रारंभिक प्रयास क्या था, तो प्रारंभिक प्रयास में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया की विशेष व्यापार अधिकारों के साथ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी के लिए एक चार्टर जारी किया और जिसे बाद में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। 1609 में कैप्टन हॉकिंस पहली बार जो है एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए व्यापार रियायतें हासिल करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है, और बग्घी लाए थे, ठीक है। उसके बाद 1611 में अंग्रेजियों ने मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और 1616 में वहाँ एक कारखाना स्थापित किया था। फिर 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने वर्ष 1612 में सूरत तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप जहांगीर ने 1613 में यहाँ पर कारखाना लगाने की अनुमति इनको दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1615 में सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के मान्यता प्राप्त राजदूत वर्ष 1615 में भारत में आए थे और फरवरी 1619 तक रहे यहाँ पे। हालांकि जहांगीर के साथ एक वाणिज्यिक संधि संपन्न करने में असफल रहे। थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन कुछ क्षेत्र क्या थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने गोलकुंडा में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार देने के लिए वर्ष 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया और बॉम्बे को राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में जो प्राप्त हुआ था कि उपहार प्राप्त किया गया था, जिन्होंने बाद में 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। सालसेट द्वीप जिसको कहा जाता है, बॉम्बे पश्चिमी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बन गया। और वर्ष 1639 में चंद्रगिरी के शासक विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि ने मद्रास में एक गढ़वाली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई और मसूलीपट्टनम के दक्षिण भारत में अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में बदल गया। तो 1639 में गजबदी हुई थी और यूपी विशेष 2022 में इसको पूछा गया है। उसके बाद हम इधर देखेंगे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधि को पूर्व की ओर बढ़ाया और वर्ष 1633 में महानदी डेल्टा के हरिहरपुर तथा बालासोर उड़ीसा के कारखाने स्थापित किए। बंगाल के शाह शुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी।
बाद में हुगली 1651 में कासिम बाजार और पटना के कारखाने स्थापित हुए। विलियम हेजेज की एक किलेबंदी बस्ती बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। विलियम हेजेज जो है किलेबंदी बस्ती बनाने के लिए कोशिश किया था लेकिन असफल रहा। उसके बाद जॉब चार्नक समझौता में सफल रहा और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत 1691 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई थी। वर्ष 1698 में अंग्रेज 3 गांवों सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता या कालीघाट इसको कहा जाता था कि जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे और सन 1700 में एक किलेबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है। जब यह पूर्वी प्रेसिडेंसी पद कलकत्ता की सीट भी बनी और सर चार्ल्स आयर इसे के पहले अध्यक्ष बने। इसके पहले अध्यक्ष सर चार्ल्स आयर बने थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ़र्रुखसियर का फरमान आया था 1715 में। 1715 में फ़र्रुखसियर का फरमान आया। क्या था ये फरमान? तो वर्ष 1715 में जॉन सरमैन ने मुगल सम्राट फ़र्रुखसियर से 3 फरमान हासिल किए जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार प्राप्त हुआ और फरमानों को कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इनमें बंगाल के अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट, दस्तक जारी करने की अनुमति मिली, कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना और हैदराबाद में व्यापार में शुल्क मुक्ति हासिल करने से संबंधित था। सूरत में कंपनी को 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान पर सभी कार्यों से छूट दी गई थी। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के अब पूरे मुगल साम्राज्य में पहचाने जाते थे। ठीक है। उदारवाद की एक सीमा होती है और महिमा मंडन की भी एक सीमा होती है। यहाँ फ़र्रुखसियर से आपको ये सीखने को मिलेगा कि फ़र्रुखसियर अपने ऊपर जो उपकार अंग्रेजों द्वारा किया गया था उसकी ये कंडीशन को देखते हुए उसने ये सब चीज़ें दिया था, लेकिन वो समझने में या असफल रहा कि मैं किसके साथ ही समझौता कर रहा हूँ। अब जो भी उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ रहा हो या चाहे वो अयोग्य रहा हो, चाहे वह कुछ कंडीशन रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसमें तो हम आप थे नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है इतिहास के पन्नों में इससे यही साबित होता है कि हमको महिमा मंडन और उपकार सारी चीज़ों से बच कर के चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा दबाव होता है कि सबके बस के झेलने की बात नहीं होती है। कंपनी का विकास देखते हैं थोड़ा। 1615 में कंपनी को कैप्टनों को कमीशन जारी करने का अधिकार दिया गया। 1625 में राज्यपालों और निदेशकों को दीवानी और तथा फौजदारी मामलों में न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई। 1686 में अपनी नौसेना के लिए एडमिरल नियुक्त करने के विभिन्न सिक्के ढालने के अधिकार दिया गया। 1698-1702 में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश सरकार को 2 मिलियन यूरो प्रदान किया करने में असमर्थ रहा। यह पाउंड है कि यूरो है, मुझे यूरो तो ही लग रहा है। और जनवरी 1701 से अप्रैल 1702 एकाधिकार व्यापार लाइसेंस के साथ एक समानांतर कंपनी उभरी और सर विलियम नॉरिस औरंगजेब के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1702 से 1709 में दोनों कंपनियों ने एक समझौते के तहत एक साथ काम किया और 1709 में पुरानी कंपनी ने अपना चार्टर रानी एनी को सौंप दिया और संयुक्त कंपनी ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने वाले इंग्लैंड के व्यापारियों ने कब्जा कर लिया और 1708 में दोनों कंपनियों को यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग में विलय कर दिया गया था। तो ये कुछ कंपनियां थी जो कंपनी का विकास हुआ था, आपस में जो था कई कंपनियां मिली हुई थी, तो इसी को बता रहे हैं। उसके बाद ईस्ट इंडीज़ वर्ष 1708 से 1873 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। तो जो कंपनी आई भी थी उसमें कई लोग शामिल थे, तो उसी के वो बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए भारत में फ्रांसीसी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय फ्रांसीसी थे। कॉम्पैग्नी डेस इंडेस ओरिएंटलेस या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापना से 1664 में लुई यहाँ पर 10, 11 और 516 लुई 16वें के शासनकाल के दौरान
मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। कंपनी को हिंद और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार एवं साथ है कि अन्य रियायतें भी शामिल की गई थी। भारत में पहली फ्रांसिस फैक्ट्री वर्ष 1667 में सूरत में फ्रांसिस कैरो द्वारा स्थापित की गई थी। कैरन के साथ आए एक फ्रांसीसी व्यक्ति मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद वर्ष 1669 में मछलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापना की थी। ठीक है। 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर पर एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। फ्रांसीसी मार्टिन को वर्ष 1674 में शेर खान लोदी द्वारा बीजापुर द्वारा पांडिचेरी का स्थान प्रदान किया गया और बाद में पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का मुख्य केंद्र बन गया। अन्य महत्वपूर्ण फ्रांसीसी व्यापार केंद्र माहे, कराईकल, बालासोर थे, जिन्होंने भारत में उनके विस्तार में मदद की थी। यहाँ पर देखिए 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में रेजविक की संधि के तहत इसे फ्रांसीसियों को वापस कर दिया था। ठीक है। और बाद में 1720 से 1742 के बीच गवर्नर लेनोर एवं डुमास के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी पुनर्गठित हुई थी। ठीक है। अब यहाँ देखिए कार्नेटिक वार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कर्नाटक युद्ध 1740 से 1763 तक हुए थे और 3 हुए थे। ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध क्या था, और इसमें ये बताया गया कि सर्वोच्च के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष था, मतलब आपस में कौन बड़ा है इसके लिए किया गया था। सबसे हम पहले देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 में तक हुआ था। ये क्या था, तो कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और उसके भीतरी इलाकों में नाम दिया गया था। कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और के भीतरी इलाके, सॉरी मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमको। देखिए यहाँ पर ये है आपका कर्नेटिक क्षेत्र। ठीक है। इधर कोरोमंडल क्षेत्र था और ये पूरा का पूरा कर्नेटिक क्षेत्र था। आई होप आपको समझ में होगा। 1748 में एक्सलापेल की संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये युद्ध समाप्त किया गया था, जिसमें ऑस्ट्रियाई युद्ध को समाप्त कर दिया गया और मद्रास में अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया, जो कि मद्रास पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया था, तो मद्रास को अंग्रेजों से छीन लिया गया था। इसमें काफ़ी दिक्कत ये थी कि उस समय यहाँ पर जो है डुप्ले था, तो डुप्ले के पहले तो बेचारा बहुत सहनशील व्यक्ति था, उसने बातचीत से सारे मामले को सुलझाना चाहा, लेकिन अंग्रेज तो अपने हिसाब से वो चूँकि काफ़ी जीत उनको प्राप्त हो गई थी, वो जीत जो है उनका अभिमान में बदल गया था, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत थी। और वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर के मामला चल रहा था, तो वहाँ पर जब लड़ाई करते थे तो यहाँ पर भी औपनिवेशिक क्षेत्र जो है शक्तियाँ जो है लड़ाई कर लेती थी, जो औपनिवेशिक क्षेत्र वो लोग जीते थे और वहाँ से फरमान आता था कि आप वहाँ भी लड़ाई करो। तो मामला कहीं और का था, लड़ाई यहाँ हो रही थी और झेल कौन रहा था, भारतीय झेल रहे थे, हम लोग झेल रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम की लड़ाई द्वारा चिन्हित किया गया था, जहां कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हराया था। इस जीत ने दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष की एक अनुशासित सेना को प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्व को उजागर किया था। तो पहला 1748 से 1748 और 1759 से 54, सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1759 से 1754 तक, 1749 1754। प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफल फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है। यह युद्ध निज़ाम उल मुल्क हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष के कारण हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फरजंग एवं चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया था, जबकि अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पक्ष में थे।
अंबर का युद्ध 1749। वर्ष 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों ने अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हराया। मुजफ्फर जंग दक्कन के सूबेदार बन गया और डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, डुप्ले जो है मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था कृष्णा के दक्षिणी क्षेत्रों में। एक अंग्रेजी कंपनी एजेंट रॉबर्ट क्लाइव ने तिरुचिरापल्ली पर दबाव कम करने के लिए वर्ष 1751 में आरकाट पर कब्जा कर लिया था। 53 दिनों की घेराबंदी के बावजूद चंदा साहब आरकाट पर दोबारा कब्जा करने में विफल रहे। वर्ष 1742 में मोहम्मद अली ने चंदा साहब को फांसी दे दी और वित्तीय घाटे के कारण 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया था एवं गोडेहू इसका उत्तराधिकारी बन गया और अंग्रेज और फ्रांसीसी देसी विवादों में हस्तक्षेप न करने पर सहमत हुए तथा अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को बरकरार रखा। ठीक है, तो गोडेहू की संधि हुई थी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर पांडिचेरी की संधि 1754 में मोहम्मद अली खान वालाजाह के नवाब के रूप में पुष्टि करते हुए युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसी वापसी की मांग की। चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध। यूरोप में इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। अब आप सोचिए कि पहला 1740 से 1748 तक हुआ। ठीक है, कुछ लोग ये रिलेट करते हैं कि ये 7 से 8 सालों में होता है, तो इसको क्यों नहीं सप्तवर्षीय युद्ध बोला जाता है। भाई, फ्रांसीसी और अंग्रेज यहाँ के लिए नहीं लड़ रहे थे, यूरोप के लिए लड़ रहे थे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। यहाँ आप लोगों को लड़ा रहे थे। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 1749 से 1756, यही तो है ना, ऊपर देख लो, 1749 से 1700, एक सेकंड इधर देखो यहाँ पे, एक सेकंड, 1749 1754, सॉरी, 1749 से 1754 हुआ था सेकंड कर्नाटिक वार। और थर्ड जो हुआ था यहाँ पर, ये रहा थर्ड कर्नाटक युद्ध, ये रहा। तो ये से सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो पहला 1740 से 1748, दूसरा 1749 से 1754 और फिर थर्ड वाला कर्नाटक वार ये हुआ था। इसे यूरोप का में सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ, जिसका भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता का प्रभाव पड़ा और युद्ध का प्रकोप 1757 यूरोप में व्यापक संघर्ष के बीच शत्रुता फिर से शुरू हो गई। मद्रास में घेराबंदी 1758 में काउंट डिलाली के तहत फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया और ब्रिटिश जवाबी हमला 1759 में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मद्रास को पर पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज जो है सुपर सीट हुए थे। फाइनल निर्णायक वार जो हुआ वो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। तीसरे कर्नाटक युद्ध के निर्णय की लड़ाई 22 जनवरी 1760 में तमिलनाडु के वांडीवास में अंग्रेजी ने जीती थी और अंग्रेजों ने जनरल आयरकूट के नेतृत्व में काउंट थॉमस आर्थर डिलाली के अधीन फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया और बुस्सी को घेराबंदी कर लिया। इस लड़ाई के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। बाद में 1763 में पेरिस की संधि हुई और फ्रांसीसियों को उनके कारखाने लौटा दिए गए, लेकिन युद्ध के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, तो 1756 से 1763, ठीक है, ये है थर्ड कर्नाटक युद्ध। तो आई होप आपको कर्नाटक के बारे में कुछ तो हल्का फुल्का जानकारी मिली होगी। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप नहीं किए जाते। हाँ, बीच में ये दिक्कत है, जैसे अंग्रेज़ों ने किसका समर्थन किया था, फ्रांसीसियों ने किसका समर्थन किया था, ये चीज़ आपको यहाँ गहनता से देखनी पड़ेगी। आप प्रॉपर रूप से इसका डायग्राम बना के देख लीजिएगा। मैं यहाँ चल रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा। फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से क्यों हार गए? अंग्रेजी कंपनी कम सरकारी नियंत्रण वाला एक निजी उद्यम था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिससे विलंबता और सरकारी नीतियों के कारण बाधित हुई। अंग्रेजी नौसेना की श्रेष्ठता ने उन्हें
फ्रांस और भारत में एक उसकी संपत्ति के बीच समुद्री संपर्क को कम करने में मदद की। ठीक है। अंग्रेजों ने विस्तार के दौरान कभी भी अपने व्यावसायिक हितों की उपेक्षा नहीं की। इस प्रकार उनके पास युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक धन की कमी नहीं होती थी। दूसरी ओर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के अधीन अपने व्यावसायिक हितों के अधीन होने के परिणामस्वरूप फ्रांसीसी कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर हो गई थी। तो व्यावसायिक हित जो है वो कम देखते थे और अपना व्यक्तिगत जो है वो अपना एक्सपेंशन हित जो है ज़्यादा देखते थे। यही कारण था कि वो पैसे से भी कमज़ोर हो रहे थे। ब्रिटिश के पास हमेशा सर आयर कूट और रॉबर्ट क्लाइव जैसे बेहतर सैन्य कमांडर थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल एक अच्छे सैन्य रणनीतिकार के रूप में डुप्ले था और उसको भी उन्होंने बुला लिया था। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की सफलता के पीछे क्या कारण था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी। उनके प्रतिस्पर्धियों के विपरीत जो राज्य के स्वामित्व वाली और सामंतवादी थी। अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठता और उन्हें पुर्तगालियों को हराने के साथ साथ हिंद महासागर में अन्य स्पर्धियों के विस्तार को सीमित करने में मदद मिली थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति में भाप इंजन और पावर लूम जैसी मशीनों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि हुई तथा इंग्लैंड को अपने प्रभुत्व में बनाए रखने में मदद मिली थी। ब्रिटिश सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, कुशल नेतृत्व में सेवा दी थी, जिससे अंग्रेजों को युद्ध में बड़ी सहायता मिली और सेना और अन्य देशों की सेनाओं को हराने में इनको मदद मिला था। ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिरता ने उसके व्यापार का समर्थन किया, जबकि फ्रांस जैसे अन्य देश क्रांतियों और हिंसा में फंसे थे। स्पेन, पुर्तगाल या डच की तुलना में ब्रिटेन धर्म को लेकर कम उत्साही था और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कम प्रेरित था। इस वजह से उसके शासन के विषयों में ऐसे औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक था, ने अंग्रेजों को धन प्राप्त करने के लिए ऋण बाजार का उपयोग करने में मदद मिला। इस प्रकार कंपनी के पास अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए धन उपलब्धता जो है हासिल होता रहा। इसकी तुलना में आर्थिक रूप से ब्रिटेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश फ्रांसीसी अंततः दिवालिया हो गया। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शक्तिशाली मुगलों का पतन हो गया। 1658 से 1707 तक औरंगजेब के शासनकाल ने भारत में मुगल सत्ता का अंत की शुरुआत हो गई। बाद में मोहम्मद शाह के शासन के दौरान हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब स्वयं को स्वतंत्र कर चुके। मराठा ने शाही सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई क्षेत्रीय प्रमुख ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी थी। मुगलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी? तो सबसे पहले बाहरी चुनौती थी नादिर शाह का आक्रमण। 1738 से 39 में करनाल की लड़ाई हुई थी। ठीक है। 1739 में मुगल सेना को हराया गया और मोहम्मद शाह मुगल शासक को बंदी बना लिया गया था। तो सबसे पहले बाहरी चुनौती यहाँ पर आ गई थी नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 के आसपास। ठीक है। ठीक। मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और कई मूल्यवान वस्तुएं मुगलों से छीन ली गई। नादिर शाह ने काबुल सहित सिंधु के पश्चिम में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्र हासिल कर लिया। इस प्रकार भारत एक बार फिर उत्तर पश्चिम में होने वाले हमलों के प्रति असुरक्षित हो गया। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। वर्ष 1757 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को शासन सौंप गया। अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीबुद्दौला रोहिल प्रमुख को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी, जिसे अब्दाली के एजेंट के रूप में कार्य करना था।
पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अब्दाली भारत वापस आया और उसने अपने उन सभी मराठों को हराया जिन्होंने रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 इसे शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ शांति संधि अपनाई। बाद में सिख नेता बंदर बहादुर के साथ विद्रोह हो गया था इनका। जहांदार था 1712 1713। जुल्फिकार खान की मदद से सम्राट बने जिन्होंने बाद में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए इजारा प्रणाली की स्थापना की। ठीक है। जहांदार शाह ने जजिया कर समाप्त किया था। उसके बाद आया फर्रुख सियर, घृणित इसको बोला जाता था। फर्रुख सियर वह सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से जहांदार शाह की हत्या करके जो है सत्ता पर बैठा था, जो बाद में उनके दरबार में वजीर और मीर बख्शी बन गए थे। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया, जैसे कि जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त करने जैसे कदमों को देखा। 1717 का फरमान देकर अनजाने में अंग्रेजों को आगे बढ़ने की सहायता की। बाद में 1719 में सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुख सियर की गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार फर्रुख सियर अपने सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट बन गया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए रफ़ी-उद-दर्जा 1719 सभी मुगल शासकों में उसका शासनकाल सबसे छोटा था। रफ़ी-उद-दौला 1719 शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि धारण की और उन्हें सैयद बंधु द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था, जिन्होंने सत्ता केंद्रित कर ली थी। मोहम्मद शाह रंगीला 1719-48 उन्होंने निज़ामुल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं को भाइयों को मार डाला था, जिन्होंने बाद में हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया था। तो निज़ामुल मुल्क जो है रंगीला के साथ मिलकर के सैयद बंधुओं को टपका दिया था। उन्हें करनाल की लड़ाई 1739 में नादिर शाह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया था। अहमद शाह बहादुर 1748 से 54 उन्हें एक अक्षम शासक के रूप में देखा गया, जिसमें राज्य मामलों को रानी माँ उधम भाई के हाथों में छोड़ दिया। बाद में उधम भाई को किबाला या आलम की उपाधि मिली थी। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 वह सम्राट जहांदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुंचा। उसके शासनकाल के दौरान जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806 उनके शासनकाल में दो निर्णायक लड़ाइयाँ हुई। एक पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में, दूसरी बक्सर की लड़ाई 1764 में। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में हस्ताक्षर किए गए, जिनमें लिखित शर्तें लगाई गई। पहला, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का एक अधिकार देने का एक फरमान जारी किया था। BBU इसको बोला जाता है। और उन्हें अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उन्हें एक अंग्रेजी पेंशन द्वारा उनको रख दिया गया कि आप एक पेंशन पर रहेंगे। फिर दूसरा आया 1806 से 1837 में। दो इलाहाबाद की संधि हुई थी, हम इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे, नहीं आगे मिलेगा तो हो जाएगा। 1806 से 1837 उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1835 में उनके शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट की अधीनता के रूप में संदर्भित करना बंद कर दिया और सम्राट के नाम वाले सिक्के का उत्पादन बंद कर दिया गया था। ठीक है। यहाँ पर देखिए बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक अंतिम मुगल सम्राट थे। तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया गया। बाद में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। पतन का कारण क्या था? तो औरंगजेब की अत्यधिक विस्तार ने संसाधनों पर दबाव डालना और सहयोगियों को अलग थलग कर दिया, जिससे मुगल प्रशासन का निर्माण हुआ। व्यापक असंतोष, कमजोर उत्तराधिकारियों के पास शासन कौशल का अभाव था, जिसमें कि गिरावट तेजी से देखी गई।
इससे उनका ध्यान सैन्य से विलासिता की ओर स्थानांतरित हो गया। भोग विलासिता के जीवन जीने लगे थे और अदालती गुटों में स्थिरता को नष्ट कर दिया गया एवं एक त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी प्रणाली स्टार्ट हो गई। सत्ता संघर्ष किया था तो पेशवाओं के अधीन मराठा उत्थान ने सत्ता को चुनौती दी और जबकि सैन्य वफादारी कम हो गई। कमांडरों के लिए अनुशासन को कमजोर करने तथा छापों और कुप्रबंधन से आर्थिक कठिनाइयां समाप्त हो गई। ठीक है। जागीरदारी प्रणाली में वित्त और प्रतिस्पर्धा ने कुलीन प्रतिद्वंदिता को तीव्र कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुलीन वर्ग जो है अपना एक नेतृत्व आगे बढ़ के दिखाई दे रहे थे। इससे विभाजनकारी नीतियाँ में बढ़ावा मिला, क्योंकि कुलीन प्रतिनिधि जब जमींदारी प्रथा स्थापित हो जाएगी तो वहाँ गरीब लोग जो है आपका सपोर्ट करना ऑलरेडी बंद कर देंगे। तो यही हुआ है यहाँ पर। विद्रोहों, विदेशी आक्रमणों, नादिर शाह अब्दाली ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और इससे यूरोपीय उपस्थिति उजागर हो गई तथा व्यापार एवं युद्ध में ठहराव आया। तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे में से आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार। एक सेकंड।